मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रोटोप्लास्ट कल्चर था, एंथर कल्चर था, कैलस कल्चर था, सस्पेंशन कल्चर था। तो जब हम लोग किसी टिश्यू कल्चर को कमर्शियली इंप्लीमेंट करते हैं, कमर्शियली का मतलब होता है फॉर द लार्ज प्रोडक्शन, तो हम लोग उसको एक वर्ड यूज करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो कमर्शियली द टिश्यू कल्चर इज कंसीडर्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक्स के एडवांटेज क्या क्या है। तो टॉपिक है आज हमारा एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। क्लियर ये पॉइंट? माइक्रो प्रोपोगेशन पॉइंट क्लियर हुआ कि टिश्यू कल्चर को अगर हमें कमर्शियली इंप्लीमेंट करना है तो माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाएगा। तो माइक्रो प्रोपोगेशन का सबसे पहला एडवांटेज जो है वो होता है कि माइक्रो प्रोपोगेशन is used in forestry and floriculture. Means that कि हमको फॉरेस्ट में जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या कोई भी ऐसी स्पीसीज है जो विलुप्त होने जा रही है, तो हमें उसको बचाना है, तो हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड वन है माइक्रो प्रोपोगेशन is used to protect. Micropropagation is used to protect the rare and endangered species. इंडेंजर्ड का मतलब जो खतरे में है, जो विलुप्त होने जा रही हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्लियर? नेक्स्ट एडवांटेज, हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिनका यूज हम लोग मेडिसिन, ड्रग फॉर्मेशन, ऑर्नामेंट्स बनाने में या जनरली हम लोग थेरेपी में भी यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट एडवांटेज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ large scale of secondary metabolites। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अभी मैंने आपको बताया,
मैं बता दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं हमारे एल्कलॉइड, स्टीयरॉइड्स, टर्पीन्स वगैरह, रेजिन्स भी आते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर। फोर्थ वन पॉइंट है कि थ्रो द माइक्रो प्रोपोगेशन, through the micro propagation we produce virus free plant, virus free plant from infected plants. Means that through the micro propagation हम लोग अगर कोई भी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, और हमें उसकी ऑफस्प्रिंग बनानी है थ्रू द माइक्रो प्रोपोगेशन, हम लोग क्या करते हैं, वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन हो जाता है थ्रू दिस वन टेक्निक। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि माइक्रो प्रोपोगेशन is used to form the साइब्रिड। हमने कल पढ़ा था कि साइब्रिड क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिड भी बताया था और साइब्रिड भी बताया था। मैं आपको फिर रिवाइज करा दे रहा हूं कि साइब्रिड इज द स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन विच द साइटोप्लाज्म कम फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स एंड द न्यूक्लियोफिज कम फ्रॉम ओनली द वन पेरेंट्स। तो साइब्रिड बनाने में भी इसका यूज होता है। माइक्रो प्रोपोगेशन is used for making artificial or synthetic seed, synthetic seed। इतने सारे यूज हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के। आर्टिफिशियल सीड और सिंथेटिक सीड में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग सोमेटिक एम्ब्रियो को सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड की कवरिंग करते थे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक, सोमा क्लोनल वेरिएशन। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा सोमा क्लोनल वेरिएशंस। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि
जो हमारे टिश्यू कल्चर है या माइक्रो प्रोपोगेटेड प्लांट है, उनमें जो वेरिएशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सोमा क्लोनल variations. In this segment, the variations which arises from the somatic hybridization technique, somatogenesis, तो ये जितनी भी वेरिएशंस क्रिएटेड होती हैं या राइज होती हैं थ्रू द सोमेटिक कल्चर के थ्रू या आपका टिश्यू कल्चर के थ्रू, वो कहलाती हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। इसमें हम पॉइंट लिख सकते हैं कि द डाइवर्सिटी ऑफ वेरिएशंस arises from tissue culture or somatic embryo culture is known as सोमा क्लोनल वेरिएशन। जो भी वैरायटीज प्रोड्यूस होगी वो कैसे प्रोड्यूस होगी कि जो भी हमारा हाइब्रिड बन रहा है उसके क्रोमोसोमल नंबर और साइज में चेंजेज हो जाए। भाई वेरिएशंस कब आएंगे, भिन्नताएं कब होंगी, जब पेरेंट का जो जीन है और जो ऑफस्प्रिंग का जीन है दोनों डिफरेंट हो जाए तो आपकी वैरायटीज आ जाएंगी। तो ये वाला पॉइंट through somatic variations the offspring of spring means that generation offsprings have different chromosome size as well as number and as well as behavior. सोमा क्लोनल वेरिएशन के थ्रू जो भी प्रोजेनी या जो भी जनरेशन बनती है इट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। तो हम ये भी पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं द ऑफस्प्रिंग और ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी
has exact copies of parents। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इट इज द सोमो-क्लोनल वेरिएशन। हम लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे वेरिएशंस हो जाए, कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए जिससे कि उसकी यील्डिंग में, उसके फंक्शंस में इंप्रूवमेंट, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। तो दिस इज द सोमो-क्लोनल वेरिएशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोसिस। नेक्स्ट है आपका एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक हेटेरोसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। हेटेरोसिस एक फिनोमिनन है। इसमें जो हमारा हाइब्रिड बनता है, जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग है, जो हाइब्रिड है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो सुपीरियर होती है एज कंपेयर टू बोथ पेरेंट्स। ये पॉइंट क्लियर? हेटेरोसिस इज द फिनोमिनन इन विच द प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड इज सुपीरियर देन द पेरेंट्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हेटेरोसिस is increases in size, function, growth and yield of hybrid over the parents, over those of the parents। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जब हम दो प्रोजेनी के बीच में, दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो भी हमारा हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा इट बिकम्स टू सुपीरियर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, क्या कि व्हेन unrelated two parents मान के चलते हैं तो लेट्स A and B are crossed to form hybrid। हाइब्रिड कब बनेगा? कहां पर? F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन।
तो क्या हुआ, हाइब्रिड हैज सुपीरियर प्रॉपर्टी और करेक्टर, superior character than those of parents. ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए, सपोज ए बी बी कोई आपका स्मॉल सी स्मॉल डी, ये कोई आपका पेरेंट्स है जिसमें ये जीन कैरी कर रहे हैं। दीज आर द डोमिनेंट, दीज आर द रिसेसिव। हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था कि जो कैप्स लॉक में होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, मतलब ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं, और ये जो रिसेसिव होते हैं ये हिडन होते हैं, और ये इनहेरिट तो होते हैं लेकिन ये अपना इफेक्ट शो नहीं करते अपनी नई जनरेशन। सपोज इसका क्रॉस हमने कैपिटल सी कैपिटल डी के बीच में कराया। क्लियर? ये पेरेंट ए है या लाइन ए बोल सकते हैं, वो पेरेंट बी है जिसमें ये जीनोटाइप है, इसका ये जीनोटाइप है। अब जब क्रॉस कराया तो हमको क्या मिला, कौन कौन से, ए बी बी सी एंड डी डी, ये हमको मिले F1 जनरेशन। हमें ये वाला हाइब्रिड मिला जिसका जीन सीक्वेंस एलील्स ये। तो आप लोग इसमें देखेंगे इस एग्जांपल में इट इज द डोमिनेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील, जिसमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव। तो इन दिस केस द रिसेसिव, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो क्या हो गए, हिडन हो गए। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट जो जीन है वो क्या करता है, मास्क ओवर द रिसेसिव जीन्स। मास्क मींस दैट उसको ढक देता है, उसको हिडन कर देता है। तो जो रिसेसिव जीन है उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, यानी कि इन दिस केस ऑल दीज फोर आर रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट। So means that F1 progeny having the superior characters, superior quality than those of this one. क्योंकि पेरेंट में केवल दो एलील थे जो डोमिनेंट थे, इसमें भी दो एलील थे जो डोमिनेंट थे, लेकिन F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड हुआ उसमें चारों के चारों डोमिनेंट है। तो दिस इज द हेटेरोस। इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना। अब हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं। Suppose this is the parent A, and suppose
This is the parent B. इनके बीच में क्रॉस कराया तो जो F1 था वी गॉट दिस वन हमें मिला, ये एवरेज पेरेंट साइज है, दिस इज द एवरेज, क्योंकि इसको और इसको अगर हम प्लस करके बाई 2 करें तो इतना ही आएगा, तो इट इज द एवरेज। ये जो पोर्शन है इट इज द हेटेरो। ग्राफिकली भी मैंने समझा दिया आपको कि F1 या जो हाइब्रिड है वो क्यों सुपीरियर हो जाता है, और मैंने आपको एग्जांपल देकर भी बता दिया कि जब हमने दो डोमिनेंट एलील वाला एक पेरेंट और दो डोमिनेंट एलील वाला एक पेरेंट ली, दूसरा पेरेंट लिया, और जब हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो जो हाइब्रिड था उसमें चारों एलील डोमिनेंट थे, क्योंकि जो रिसेसिव थे वो हिडन हो गए थे, उन्होंने अपना इफेक्ट हिडन कर लिया। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था इट इज मास्क ओवर द कैरेक्टर्स ऑफ रिसेसिव एलील। क्लियर? अब हेटेरोसिस के कुछ एडवांटेज हैं कि आखिरकार हेटेरोसिस का यूज हम क्यों करते हैं और इसके क्या एडवांटेज हैं, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। कि पहला तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरिएंट्स इन प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप ब्रीडिंग। नेक्स्ट वन, फॉर हाई yielding of milk, egg, meat, etc. Next one, heterosis is used for new coloration of offspring ये पॉइंट क्लियर। प्लस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ flavored plant or flower। तो ये जो पॉइंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरिएंट्स इन क्रॉप ब्रीडिंग
for high yielding of milk, egg and meat, and for new coloration of offspring, and for the production of flavored plants or flower. इसका यूज कि हमें सेंट बनाना है, कुछ ऐसी खुशबू वाले हमें ऑर्नामेंटल में बायोलॉजी कहलाती है, जिसमें हम लोग फ्लेवर्ड प्लांट और फ्लावर्स को ग्रोन अप कराते हैं थ्रू द हेटेरोसिस और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये जो सारे हैं मेथड्स, ये हेटेरोसिस के ही मेथड्स हैं और इनसे हम लोग नई नई फ्लेवर्स बना लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीडिंग फॉर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। नेक्स्ट वन टॉपिक इज breeding for nutritional quality। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी क्रॉप है उस क्रॉप में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो स्टैंडर्ड है, ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए। मींस दैट ए क्रॉप मस्ट हैव द ऑल न्यूट्रिटिव वैल्यू और न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं कि उनको कोई भी जो ग्रेजिंग कैटल्स हैं, जो चारा खाते हैं या जो जानवर हैं, वो जानवर उनको खा रहे हैं। तो वो जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये होना चाहिए, पहला पॉइंट है क्या कि द क्रॉप मस्ट हैव न्यूट्रिटिव या न्यूट्रिएंट्स और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। और जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या करते हैं, विच enhance the human or animal growth। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद some crops having anti-nutritional factor or toxins which
having defense mechanism. They are having defense mechanism. ये क्या करते हैं कि जितने भी हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनसे ये बच सकें, उनसे ये पूरा बच सके। तो जैसे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम लोग कौन कौन से कुछ केमिकल्स या एल्कोलॉइड्स हैं। जैसे आपका एग्जांपल मैं दे रहा हूं एंटी न्यूट्रिशनल का या टॉक्सिन्स का, ग्लूको सिनामाइड, ग्लूकोसिनामाइड, प्रेजेंटिन, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ये एक मस्टर्ड की फैमिली है, ब्रेसिका ओलेरेसिया। इसमें ये टॉक्सिन्स पाया जाता है जो भी जानवर हैं या जो कैटेट्स हैं उनसे ये अपने आप को बचाता है। दूसरा है हमारा नेक्स्ट वन साइनोजेनिक एलेनिन। ये जो है हमारा एलमंड में पाया जाता है। किसमें? एलमंड में। कड़वा जो हमारा बादाम है, कोई ऐसे बादाम होते हैं जो बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। कुछ हमारे मिलेट्स और सीरियल्स होते हैं। क्या? सीरियल्स एंड मिलेट्स, इनमें जो प्रोटीन है लो होता है और जो एमिनो एसिड्स हैं, एमाइनो एसिड लाइक ट्रिप्टोफान ये सब कम होते हैं। और कुछ हमारे पल्सेज हैं, पल्सेज लैक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? मेथायोनाइन है, सिस्टीन है, तो ये कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सीरियल्स में, मिलेट्स में या पल्सेस में पाए जाते हैं। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री और आपका हेटेरोसिस से रिलेटेड और सेगमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।